हेलो बच्चों, वाई डू वी फॉल इन चैप्टर के कंटेक्स्ट में हमारा टॉपिक है आज वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में हम 3 इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीजेस को स्टडी करेंगे, जिन जो है रेबीज, एड्स एंड पोलियो। सबसे पहले हम बात करते हैं रेबीज की। रेबीज जो एक डिजीज है, उसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब हुआ बच्चों वाटर एंड फोबिया का मतलब हुआ डर। तो जो रेबीज डिजीज है, इसके पेशेंट को पानी से डर हो जाता है। द पेशेंट जो होता है वो पानी से डरने लग जाता है, इसीलिए इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। चलिए, अब बच्चों मैंने यहाँ पे 5-6 ये पॉइंट्स लिखे हैं। जब भी अगर एक शॉर्ट नोट आता है किसी भी डिजीज के ऊपर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेबीज से, तो आपको ये पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एजेंट के बारे में, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन सिम्टम्स, देन प्रिवेंशन एंड देन कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट के बारे में। तो जो रेबीज डिजीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट एक वायरस होता है जिसका नाम है रेबीज वायरस। इस वायरस का नाम लर्न करना बहुत आसान, रेबीज डिजीज है, रेबीज वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रेबीज वायरस जो होता है वो कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है। कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग, मंकीज, कैट्स, इन सब के सलाइवा में, जरूरी नहीं कि हर एनिमल के हो, कुछ एनिमल के सलाइवा के अंदर रेबीज वायरस जो है प्रेजेंट रहता है। जैसे ही वो पर्टिकुलर एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेता है, तो उसके सलाइवा से वो वायरस ह्यूमन बॉडी में चला जाता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड से होता होता वायरस जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, एंड फ्रॉम ब्रेन ब्लड से होता हुआ वो आता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ा देती है। तो जो रेबीज का जो पेशेंट होता है, उसके मुंह से सलाइवा का सीक्रेशन होता ही रहता है। तो ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। रेबीज जो वायरस है बच्चों, उसका इंक्यूबेशन टाइम का मतलब होता है वायरस की बॉडी के अंदर एंट्री से लेकर के सिम्टम्स आने तक का जो टाइम है। ठीक है, जैसे अभी आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो, जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 14 से 15 डेज है, कि 14 से 15 दिनों के अंदर सिम्टम्स विजिबल होते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोविड-19 वायरस ने अटैक किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आज अटैक किया और सिम्टम आज ही आ गए। 15 दिन का एक इंक्यूबेशन टाइम होता है। वैसे ही रेबीज वायरस जो है, इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है 1 से 3 महीने का, 1 to 3 months। तो 1 से 3 महीने लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। तो इस दौरान, अगर 1 से 3 महीने के दौरान अगर हम ट्रीटमेंट ले लें तो हम सही हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, किसी एनिमल ने हमको बाइट किया, स्प्रे एनिमल ने या वाइल्ड एनिमल ने, और हमने कोई प्रिकॉशनरी हमने मेडिसिन वगैरह नहीं ली, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तब उस पेशेंट को, क्योंकि रेबीज एक फेटल डिजीज है, अगर सिम्टम्स 100% आ जाता है तो ये फेटल डिजीज हो जाती है। चलिए, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा हमने। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। रेबीज के जो सिम्टम्स है वो है सीवियर हेडेक एंड फीवर। सीवियर हेडेक होता है पेशेंट को, फीवर होता है हाई फीवर, बहुत हाई फीवर रहता है, और उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ चेस्ट एंड थ्रोट। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट मसल्स, थ्रोट एंड चेस्ट मसल्स का पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इतना पेनफुल रहता है कि आप जो थ्रोट होता है वो चोक हो जाता है, और थ्रोट के चोक होने की वजह से द पर्सन इज अनेबल टू स्वेलो द फूड। वो पानी को भी नहीं स्वेलो कर सकता, और वो पानी से उसका एक तरीके से डर हो जाता है। इसीलिए इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये बहुत ड्रीडफुल डिजीज है, इसीलिए मम्मी हमेशा कहती है ना कि डॉग्स और जो स्प्रे एनिमल्स है उनसे दूर रहो, उनको परेशान ना करो। वैसे भी नहीं करना चाहिए, और ये वायरस का बारे में पढ़ के तो अब कोई भी नहीं करेगा। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। अब आप बात करते हैं प्रिवेंशन। रेबीज से प्रिवेंशन का एक तरीका जो बता रही थी मैं कि एनिमल से थोड़ा दूर ही रहो, स्प्रे एनिमल्स वगैरह से। अगर फिर भी किसी को रेबीज, कोई डॉग ने बाइट कर लिया है, तो आपको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होती है, एंटी रेबीज ड्रग्स होती है, जो कि 0, 3, 7, 14
और 30 डेज के गैप पे 5 इंजेक्शंस होते हैं, वो आपको दवाई लेनी होती है। 5 डेज का कोर्स रहता है, 5 टाइम्स का कोर्स रहता है, 0 डे, 3rd डे, 7th डे, 14 एंड 30th डे। अगर आप वो इंजेक्शंस लगवा लेते हो तो अगर उस डॉग के अंदर में वो वायरस प्रेजेंट था भी तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। कंट्रोल टिल डेट नो वैक्सीनेशन या नो मेडिसिन इज डेवलप, तो टिल डेट कोई इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, बस हम एंटी रेबीज जो वैक्सीन है या मेडिसिन है वो जो डॉग ने बाइट किया किसी पेशेंट को, अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो डॉक्टर उसको ये 5 जो कोर्स है मेडिसिन का ये दे देता है। तो जो ये हमने देखा रेबीज के बारे में, अगर इस पर शॉर्ट नोट आता है आप इसी पॉइंट्स को एलैबोरेट करके लिखेंगे। अब बात करते हैं दूसरी डिजीज के बारे में जिसका नाम है एड्स। एड्स जो है उसका फुल फॉर्म रहता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म रहेगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए इन सब वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है इन्वायरमेंट से मिलना, इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम के अंदर कमी आना, डेफिशिएंसी माने कमी, एंड सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ डिजीजेस के सिम्टम्स दिखने लगे, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज का सिम्टम नहीं, बहुत सारी डिजीजेस के, तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये एड्स वायरस की फुल फॉर्म हुई। अब बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट। तो एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस है, उसको हम कहते हैं रिट्रोवायरस। इसका नाम याद रखिए रिट्रोवायरस। कई जगह पे आपको HIV वायरस भी लिखा हुआ आएगा, बट अब आप लोग नाम याद करो रिट्रोवायरस। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस? रिट्रोवायरस। चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे कि एड्स जो है वो फैलता कैसे है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कॉज है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो उस वक्त अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड में अगर एड्स वायरस प्रेजेंट है तो हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी एड्स वायरस पहुंच जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एड्स का टेस्ट कराया जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो ही ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एड्स फैलता है। एड्स फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी एड्स जो है वो स्प्रेड होता है। ओके, थर्ड एड्स जो है स्प्रेड होता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स एंड निडल। अनस्टेराइल निडल अगर आप यूज करते हैं, जो सिरिंजेस होती हैं, जो निडल्स होती हैं, उनसे भी जो एड्स का वायरस है वो फैलता है। रेजर्स जो होते हैं, मुझे याद है कि व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब हम छोटे थे बच्चे बहुत, तो मेरे जो ग्रैंडपा है वो डॉक्टर है, तो वो जब इंजेक्शन वगैरह लगाते थे तो उस टाइम पे एड्स का इतना स्प्रेड इंडिया में नहीं था। तो उस वक्त वो घर पे ही जब वाटर को बहुत अच्छे से 100 डिग्री से ऊपर बॉईल करके और जो ग्लास की सिरिंजेस आती थी उसको उसमें स्टरलाइज कर लिया जाता था 100 डिग्री के ऊपर, और वही सिरिंज बार बार रीयूज होती थी। लेकिन अब आपने देखा होगा कभी भी सिरिंज रीयूज नहीं होती, हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंजेस ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि एड्स वायरस का इंडिया में जब एंट्री हो गई इंडिया के अंदर में तो हमने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि सिरिंजेस के थ्रू एड्स का वायरस जो है वो बहुत इजीली स्प्रेड होता है, रेजर्स के थ्रू बहुत इजीली स्प्रेड होता है। अगर बार्बर शॉप पे जो हम जाते हैं, बॉयज़ स्पेशली जेंट्स जो होते हैं, और वो अगर जो एक कॉमन रेजर यूज़ कर लेते हैं और किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो रेजर यूज़ किया हुआ हो, क्योंकि कट वगैरह लगता है, तो वो आपके बॉडी के अंदर भी वायरस उसके थ्रू एंटर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। हमेशा जो सिरिंजेस होते हैं, जो रेजर्स होते हैं, वो नए अपने ही यूज़ करने चाहिए। चलिए, और एक जो एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो रहता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, प्रेग्नेंट लेडी, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दी अनबॉर्न बेबी। इन्फेक्टेड मदर, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको एड्स वायरस के डिजीज है, उसको एड्स है, तो उसके जो वूम में बेबी प्रेजेंट है उसको भी वो डिजीज हो सकती है।
अगर वो लेडी फीड भी करा रही है अपने बच्चे को तो मिल्क के थ्रू भी ये डिजीज जो है बेबीज में चली जाती है। तो जब भी प्रेगनेंसी के अंदर में भी ये चेक किया जाता है कि इज द मदर एड्स पॉजिटिव और एड्स नेगेटिव। ओके, तो ये हमने देखा इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ सिम्टम्स, एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? एड्स के सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो फीवर आता है, लो ग्रेड फीवर आएगा। उसके बाद में फीवर के साथ साथ लिम्फ नोड्स जो होती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ जो होता है, अगर किसी को लिम्फ पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है लिम्फ नोड्स के ऊपर। तो लिम्फ जो है वो लिम्फोसाइट्स जो है वो मिलकर के लिम्फ बनाती हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे थ्रोट को चेक करता है कि यहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। अगर ये लिम्फ नोड स्वेलन है, उसमें सूजन आई हुई है, ठीक है, स्वेलिंग आई हुई है, तो इसका मतलब लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC उसका बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बन रही है। WBC लिम्फ नोड्स अगर स्वेलन है तो इसका मतलब WBC ज़्यादा है, मतलब कोई ना कोई बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, कोई ना कोई पैथोजन प्रेजेंट है। तो डॉक्टर हमेशा आपको यहाँ से चेक करता है। तो यहाँ से चेक करने का कारण क्या, वो लिम्फ नोड्स को चेक करता है। अगर लिम्फ नोड स्वेलिंग है तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर WBC बन रही है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर में। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, इसका मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है, तभी ज़्यादा WBC बन रही है। फिर हमें ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है। तो इसके अंदर में एड्स के अंदर लिम्फ नोड्स भी स्वेलन अप होती है। उसके बाद में एड्स का जो पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता है। जो एड्स का वायरस है, रेट्रोवायरस, वो हमेशा अटैक करता है ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम पर। वो हमारे WBC को, लिम्फोसाइट्स को, उन सबको किल करने की कोशिश करता है। पर अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हम धीरे धीरे दूसरी डिजीजेस के भी हमें आके इन्फेक्ट कर लेगी। सिंपल सी जो कोल्ड एंड कफ होता है वो एक एड्स पेशेंट के लिए कन्वर्ट हो जाता है एक ब्रीडफुल डिजीज के अंदर, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो उसको और 100 बीमारियां आके घेर लेती हैं। तो ये मेन एड्स का जो पेशेंट होता है वो एड्स वायरस या रेट्रोवायरस की वजह से उसकी डेथ नहीं होती। उसकी डेथ का कारण होता है वीक इम्यून सिस्टम। उसकी बॉडी के अंदर और 100 तरह के डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आ जाते हैं, तो सब मिलकर के बॉडी को खत्म कर देते हैं। तो ये इसका मेन जो है सिम्टम्स रहते हैं। एड्स कभी भी फिजिकल कॉन्टेक्ट, जिसे हम बोलते हैं ना, हैंडशेक करना, हग करना या किसी के यूटेंसिल्स यूज करना, उसके क्लोथ्स यूज करना डिजीज पर्सन के, उससे नहीं फैलता है, उससे कभी भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स के लिए जो प्रिवेंशन है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, वो तो हमने बात ही करी सभी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स की। एड्स का जो टेस्ट रहता है कि उसे कहते हैं अलाइजा टेस्ट, ठीक है। अलाइजा टेस्ट के थ्रू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसॉर्बेंट एसे, इसके थ्रू हम ये टेस्ट कंफर्म करते हैं। ये एड्स का टेस्ट होता है और अभी तक टिल नाउ एड्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, एड्स के पेशेंट्स को जो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो या उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पैथोजेंस है उसके लिए एक रेजिस्टेंस बने, तो उस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं इम्यूनो स्टिमुलेटिव थेरेपी। इम्यूनो स्टिमुलेटिव थेरेपी, स्टिमुलेटिव थेरेपी, ठीक है। तो एड्स का एज सच कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, बस प्रिकॉशंस ही बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों एड्स के बारे में। अब बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो जो है एक इट इज ऑल्सो ए वायरल डिजीज, और पोलियो का जो वायरस है उसका नाम भी सिंपल है, पोलियो वायरस। पोलियो भी एक वायरस डिजीज है और इसके जो वायरस है उसका नाम है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बच्चों वो है ओरल फीकल रूट, ओरल फीकल रूट, ठीक है। जो वायरस होता है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है
थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और सम वाटर, और उसके बाद में वो वायरस ब्लड से होता हुआ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके वो सीधा लेग्स के जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर असर डालता है और लेग्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स में जो पहला आता है वो फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर रहता है इसमें भी, और उसके बाद में धीरे धीरे जो लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स, जो लेग्स होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं, वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं। प्रिवेंशन, एक पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल है, पोलियो वैक्सीनेशन किया जाता है। इंडिया के अंदर में पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था जो अभी भी रनिंग में है, और उसकी वजह से इंडिया जो है वो पोलियो फ्री कंट्री हो चुकी है। WHO ने इंडिया को लास्ट ईयर पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। तो पोलियो अब हमारे इंडिया में नहीं होता है, बट स्टिल इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज गोइंग ऑन इन द सेम वे, उसकी वैक्सीनेशन बच्चों को दी जाती है। तो आज के हम लेसन में पढ़ा बच्चों 3 तरह की वायरल डिजीज। नेक्स्ट लेसन में हम लेंगे बैक्टीरियल डिजीज।